हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं गौरांग अग्रवाल। आपको करवाने वाला हूं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसे कैसे मैनेज किया जाता है, और हमें क्रॉप को प्रोड्यूस और मैनेज करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टेप पढ़ने वाले हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है। और ऐसी हम कई चीजें पढ़ने वाले हैं। हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि वो फूड हम तक पहुंचता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Paheli and Buzu went to their uncle house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो जो पहले और बूजू थे, वो अपने अंकल के घर गए समर वेकेशन में। उनके अंकल एक फार्मर थे, तो उन्होंने वहां पे कुछ टूल्स देखे। जैसे उन्होंने खुरपी देखा पास, सिकल देखा, शॉवल देखा, प्लाऊ देखा उनकी फील्ड में, जिससे उन्होंने देखा कि उनके पास कई सारे टूल्स हैं। तो उन्होंने सोचा इन टूल्स का यूज क्या है। तो अब हम आगे इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि ये टूल्स किस चीज से रिलेटेड होते हैं, आखिर इन टूल्स का क्या यूज है, ये कैसे कैसे इन टूल्स को यूज किया जाता है। और हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। You have learned that all organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? जैसे कि हम जानते ही हैं कि हर ऑर्गेनिम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। और हम रिकॉल भी कर सकते हैं, जहां तक है आपको याद होना चाहिए कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। जैसे कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जिससे वो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल में जितने भी न्यूट्रिशिएंट्स हैं, उन सबको गेन करके अपना फूड तैयार करते हैं। और वो जो फूड बनाते हैं उसी को फिर अपनी एनर्जी गेन करने के लिए उसी फूड को खाते हैं। मतलब आप देखिए, उनकी लीव्स खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं उनके। तो जो फूड उन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए बनाया, उसी ग्रोथ से बने उनके स्ट्रक्चर को हम खाते हैं। ओके। एनिमल्स ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हम किस पे डिपेंड रहते हैं? हम प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है। और सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो हम और ये एनिमल्स कहाँ से अपना फूड पाते हैं? ऑफ कोर्स हम अपना फूड प्लांट से ही पाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट। अच्छा, एक मिनट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ही तो ये उठता है, हमें फूड खाने की जरूरत ही क्या है? हम डायरेक्ट भी तो न्यूट्रिशंस खा सकते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, चॉकलेट होती है। आप चॉकलेट किससे बनती है? कोकोमीन से बनती है। लेकिन आप कोकोमीन्स को डायरेक्ट तो खा नहीं सकते। आपको ना तो टेस्ट आएगा उसमें, ना वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि आप उन्हें आराम से खा सकें, ना वो आपको ज्यादा झिलेंगी। इसलिए पहले उसे तैयार करना पड़ता है। पहले हम उसे चॉकलेट में बदलते हैं, उसे बनाते हैं चॉकलेट, और उसके बाद ही हम उसे खाते हैं। इसी तरीके से हम डायरेक्ट न्यूट्रिशियंट्स को भी नहीं खा सकते। न्यूट्रिशियंट्स एक यूजुअल फॉर्म में नहीं होते हमारे लिए। ओके। जैसे आपने देखा होगा, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना नाइट्रोजन को डायरेक्ट एयर में से कंज्यूम नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम भी डायरेक्ट न्यूट्रिशंट्स को नहीं खा सकते। हमें पहले फूड लेना होगा, तभी हम अपने न्यूट्रिशंट्स को गेन कर पाएंगे। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, and excretion. We get our food from plants or animals or both. तो हम जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी है, जो हम फूड से मिलती है, वो हम डिफरेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के, डिफरेंट अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा, इस पर डाइजेशन लिखा है, रेस्पिरेशन लिखा है, एक्सक्रीशन लिखा है। नॉर्मल हमें जितनी भी लाइफ प्रोसेस में जो भी हम वर्क करते हैं, वो सब हमें इसी न्यूट्रिशन से ही, जितना भी न्यूट्रिशन हम यूटिलाइज करते हैं, जितनी भी एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से मिलती है, वो सारी इन्हीं चीजों में यूज होती है। और हम अपना फूड या तो प्लांट से पाते हैं, या फिर एनिमल से, या फिर दोनों से। जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं। ओके। In order to provide food for a larger population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब देखिए, हमारी कंट्री में इतनी लार्ज पॉपुलेशन है। अभी इतनी लार्ज पॉपुलेशन तक फूड पहुंचाना आसान तो है नहीं। तो उस लार्ज पॉपुलेशन तक फूड पहुंचाने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है, रेगुलर प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, और रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे फूड की बहुत कमी हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस।
तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम पढ़ते हैं, ओके। टिल 10,000 BC people were nomadic. They were venturing in groups from place to place in search of food and shelter. तो देखिए जो 10,000 BC तक जो लोग थे वो नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक मतलब वो फूड और शेल्टर वाटर हर जहाँ भी उन्हें अच्छी लोकेशन मिलती थी वहां पर पहले वो रुक जाते थे। अब देखा उन्होंने कि यहाँ पर पेड़ से जितने भी उन्हें फ्रूट्स मिल रहे थे वो खत्म हो चुके हैं, वहां पर पानी भी सूख रहा है वहां पर, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, तो फिर वो फिर से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। फिर वहां पर पड़ेगी ऐसे, फिर वहां पर ऐसा ही होगा कि वहां पर गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ठंड पड़ने लगी, तो फिर वो वहां से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो अलग अलग जगह शिफ्ट होते रहते थे, उन्हीं को हम बोलते हैं नोमैडिक। तो वो फूड और शेल्टर के सर्च में शिफ्ट होते रहते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। दे ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. तो वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे, मतलब वो पकाते कुछ नहीं थे, ना वो सब्जियां पकाते थे, ना वो कुछ करते थे, ना वो खेती करते थे। जहाँ भी उन्हें फ्रूट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते थे पेड़ों से भी हुए, वो उन्हें डायरेक्ट खा जाते थे, और एनिमल्स को भी हंट करते थे फूड के लिए। later they could cultivate and produce rice. फिर they could cultivate land, फिर उन्होंने बाद में सीखा कि वो लैंड को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, राइस को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब आटा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऐसी अदर क्रॉप्स भी फूड क्रॉप्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपना खाना खाने के लिए उन्होंने सीखा कि वो मेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिलेट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा ये वर्ल्ड कौन सा वर्ड एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। तो एग्रीकल्चर कैसे बॉर्न हुआ, हमें इस स्टोरी में पता चला कि एग्रीकल्चर कैसे बना, हमने कैसे क्रॉप्स की ग्रोथ करना शुरू किया। ओके, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो आपको यहाँ पे क्रॉप की डेफिनेशन मिल गई कि जब एक ही टाइप के प्लांट्स एक ही जगह बहुत ज्यादा ग्रो किए जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं उन्हें हम? क्रॉप बोलते हैं। Okay, for example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. क्या? जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि अगर एक क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब क्या है, क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब ये होगा कि एक बड़ी सी फील्ड में जितने भी प्लांट्स ग्रो हुए होंगे वो सब व्हीट के ही होंगे। व्हीट मतलब आटा। You already know that crops of different types like cereals, vegetables and fruits are grown. तो हम जानते हैं कि जो सीरियल्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, these can be classified on the basis of the season in which they grow. तो हम इन्हें मतलब हम इन्हें कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि अलग अलग सीजन्स के बिहाफ पर, अलग अलग टेम्परेचर के बिहाफ पर, कि यहाँ पर जो क्रॉप इस टेम्परेचर और सीजन में उगती है उन्हें हम ये वाली क्रॉप बोलते हैं, और जो इसमें उगती है उन्हें हम ये वाली क्रॉप कहते हैं। तो इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो क्या होता है, ये जो हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं, आपको अलग अलग टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, ह्यूमिडिटी देखने के लिए मिलती है, और जो रेनफॉल देखने के लिए मिलती है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करती है, जिससे क्या होता है हमारी अलग अलग क्रॉप्स पर असर पड़ता है। कि जब आप देखेंगे तो केरल में हमेशा गर्मी रहती है, तो वहां पर आपको कोई और क्रॉप्स ग्रो होती हुई मिलेंगी, और आप जम्मू कश्मीर में आएंगे तो वहां पर ठंडी भी रहती है, गर्मी भी रहती है, तो आपको वहां पर भी अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स मिलेंगे। वैसे जम्मू कश्मीर में तो टेम्परेचर ज्यादा तो लो रहता है, लेकिन तब भी समर टाइम थोड़ा हाई रहता है, नॉर्मली रहता है, ज्यादा भी ठंडा नहीं होता है। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. तो अलग अलग हमारे इतने बड़े कंट्री में अलग अलग टेम्परेचर की वजह से अलग अलग क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं अलग अलग रीजन्स में। Despite this diversity, two broad क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो हम इन अलग अलग टेम्परेचर की वजह से अलग अलग क्रॉप्स उगती हैं, हम उन्हें दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है खरीफ क्रॉप, एक है रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप होती हैं जो हो कब उगती हैं, जो रेनी सीजन में उगती हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मीट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप्स की आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल गई। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, और रेनी सीजन कब से शुरू होता है इंडिया में, जून टू सितंबर चलता है। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, देखिए पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप्स होती हैं। जो भी क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। रबी क्रॉप्स,
द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, कब से? अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स आर wheat, gram, pea, mustard and linseed. Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. तो देखिए आपको यहाँ रबी क्रॉप्स की भी डेफिनेशन मिल गई। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं? विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, उन्हें हम रबी क्रॉप्स ही कहते हैं। और रबी क्रॉप्स मतलब जो क्रॉप्स रेनी सीजन में, सॉरी, विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। और विंटर सीजन कब शुरू होता है हमारे इंडिया में? अक्टूबर टू मार्च। और इनके एग्जांपल्स क्या हो गए? हमारे बीट हो गए, ग्राम हो गए, पी हो गए, मस्टर्ड हो गया और लिनसीड हो गया। और समर सीजन की बात करें तो उसमें पल्सेस और वेजिटेबल्स वगैरह उगाई जाती हैं। लेकिन इस समय हमारे सिलेबस में ओनली खारिफ और रबी क्रॉप्स है, तो हम इनके बारे में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो वो जो पैडी है वो इसलिए ग्रो नहीं कर पाती विंटर सीजन में क्योंकि उसमें बहुत सारा वाटर की नीड होती है, वो उससे ज्यादा वाटर की नीड होती है। और वाटर उन्हें रेनी सीजन में अवेलेबल रहता है। देखिए आपको यहाँ पर नीचे आंसर इन्होंने भी दे दिया है। पैडी रिक्वायर्स a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season। इसलिए रेनी सीजन में पानी ज्यादा होता है, इसलिए वो रेनी सीजन में ही उगती है। चलिए हम पहले बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। अब ये जो कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की, इसमें कुछ सेवरल एक्टिविटीज की जाती हैं जो फार्मर्स करते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोस कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो और ऑर्नामेंट प्लांट्स इन योर हाउस। तो आपने देखा होगा, अब जो हम आगे एक्टिविटीज पढ़ेंगे, ज्यादातर हम भी अपने घर पर जब ये कोई प्लांट्स उगाते हैं या फिर जो गार्डनर वगैरह होते हैं, आपने स्कूल में देखा होगा, वो भी सेम प्रोसेस ही फॉलो करते हैं उन प्लांट्स को ग्रो करने में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। These activities of task are referred to as agriculture practices which are listed below। तो ये जितनी भी उन्हें टास्क करने होते हैं, उन्हें जितनी भी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं एक क्रॉप को ग्रो करने में, स्टेप बाय स्टेप जो भी वो चीजें करते हैं उनको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। और यही एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमें देखिए नीचे लिस्ट में दे दी गई हैं। फिर जैसे का फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है हमारा सोइंग, थर्ड है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ है हमारा इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग और सेवंथ है स्टोरिंग। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मतलब आपको सॉइल को तैयार करना है। सॉइल ना तो ज्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज्यादा ढीला होना चाहिए, ना बिल्कुल वेट होना चाहिए। सोइंग तरीके से करनी चाहिए, सीड्स को दूरी दूरी पर सो करना चाहिए, ज्यादा पास नहीं करना चाहिए। लैंड को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए और सही तरीके से सीड्स शो करने चाहिए। फिर हमें रेगुलर मैन्योर फर्टिलाइजर्स मतलब खाद ऐड करती रहनी चाहिए ताकि हम उसे न्यूट्रिशंस मिलते रहें। इरिगेशन मतलब हमें सिंचाई करती रहनी चाहिए। और प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स, जो वाइल्ड प्लांट्स बीच में उग जाते हैं ना प्लांट्स के, क्रॉप के, उन्हें हटाना चाहिए। और हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, रेगुलर कट करते रहना चाहिए प्लांट्स को जब वो बन जाते हैं, और उन्हें सही तरीके से स्टोरेज करना चाहिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उतना ही करवाना चाहूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे किया जाता है। तो इसी के साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।